20 साल छोटी देवरानी। मिश्रा जी के 2 बेटे मनीष और जीतू, लेकिन दोनों में 25 साल का अंतर। जीतू की भाभी को बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई उनकी उम्र को लेकर उन्हें कुछ बोले, लेकिन अब घर में देवरानी आ गई, जिठानी जी से 20 साल छोटी, तो उम्र को लेकर बातें तो जरूर होंगी। अब इन बातों का असर जिठानी जी पर कैसे होता है और वो अपनी उम्र छुपाने के लिए क्या क्या हंगामे करती हैं, चलिए देखते हैं। वाह बेटा वाह, नई नवेली बहू पर ये लाल रंग कितना खिलता है ना, कितनी सुंदर लग रही है कंचन बहू। 1-2 दिन में साड़ी वाला आएगा ना तो तेरे लिए और सुंदर सुंदर साड़ियां ले लूंगी। साड़ी तो मैंने भी अच्छी पहनी हुई है, लेकिन मेरी तो तारीफ ही नहीं की मम्मी जी ने। वैसे एक बात कहूँ सीता बहन, तुम्हारी छोटी बहू के घर में आने के बाद तुम्हारी बड़ी बहू कुछ ज्यादा ही बड़ी लगने लगी है। 1 मिनट आंटी जी, आपके कहने का मतलब क्या है? अरे इसमें भी अब मुझे तुझे मतलब समझाने की जरूरत है। तुझे तो पता ही है तेरी देवरानी तुझसे 20 साल छोटी है, तो तुझसे छोटी तो लगेगी ही। बस अभी तक तेरी उम्र पर ध्यान नहीं जाता था, अब जा रहा है। वैसे सच बताओ तो इसकी जिठानी कम सास ज्यादा लग रही है। अरे जाओ जाओ, कैसी सास? भले ही मेरी उम्र इससे ज्यादा हो, लेकिन उम्र मेरी इतनी ज्यादा लगती नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 2-3 साल का गैप लगता है। आप लोगों को बस बातें बनानी है। अब पड़ोसनों ने मीनाक्षी को ये बातें बोल दी तो उसे ये बातें कांटे की तरह चुभ गई। अगले दिन उसने भी नहा धोकर अपनी शादी के टाइम वाली लाल रंग की चटक साड़ी पहन ली। अरे मीनाक्षी, ये कौन सी साड़ी पहन ली तुमने आज? हाँ मम्मा, लाल साड़ी पहनकर एकदम लाल टमाटर लग रही हो। किसी की शादी में जा रही हो क्या? क्यों, किसी की शादी में जाते हैं तभी लाल रंग की साड़ी पहनते हैं क्या? कल कंचन ने भी तो लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी, उसे तो किसी ने कुछ नहीं बोला, उसकी सब तारीफ कर रहे थे। मम्मा, चाची की अभी नई नई शादी हुई है, इसलिए उन्होंने वो साड़ी पहनी, लेकिन आपकी शादी को तो कितने साल हो गए हैं। हाँ, और तुम्हारी और कंचन की उम्र में भी तो कितना फर्क है ना। क्या कहने का मतलब क्या है आप दोनों का? बहू तो मैं भी इस घर की हूँ ना। अरे जिठानी हूँ मैं, उसकी सास थोड़ी ना हूँ, और कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं है उसकी और मेरी उम्र में। आए पड़े। मीनाक्षी इतराती हुई किचन में जाती है जहाँ कंचन सबके लिए नाश्ता बना रही थी। अरे वाह दीदी, आज आपने भी रेड कलर की साड़ी पहनी है। क्यों, रेड कलर की साड़ी नहीं पहन सकती क्या? या सिर्फ तुमने रेड कलर की साड़ी पहनने का कॉपीराइट लिया हुआ है? अरे दीदी क्या आप भी, मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि आपके ऊपर भी ये कलर अच्छा लग रहा है। मैंने नाश्ता बना दिया है, बस अभी टेबल पर लगा देती हूँ। कंचन सबके लिए नाश्ता लगा देती है, सब नाश्ता करते हैं। तभी सीता देवी का ध्यान भी मीनाक्षी की साड़ी पर जाता है। अरे मीनाक्षी बहू, ये तो वही साड़ी है ना जो तुझे शादी में मिली थी, लेकिन ये साड़ी तो तू फंक्शन में ही पहनती थी, आज अचानक। अरे दादी, मम्मी को कुछ मत बोलो, मम्मा गुस्सा हो जाएगी। बताऊं तुझे अभी? मम्मा मैं तो कह रही थी कि आज आपका ये साड़ी पहनने का मन कर रहा था, इसलिए आपने पहन लिया, और कुछ नहीं। अभी तो बस ये शुरुआत थी, इसलिए सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन कुछ दिन बाद। अरे अब ये निशा कहाँ चली गई? निशा, निशा कहाँ है? मैं चाची के रूम में हूँ मम्मा। चाची के रूम में? ये कंचन के पास क्या कर रही है? मीनाक्षी जल्दी से कंचन के कमरे में जाती है तो कंचन निशा का मेकअप कर रही थी। अरे तू मेकअप करवा रही है, तुझे स्कूल नहीं जाना क्या? मम्मा स्कूल जाना है इसीलिए मेकअप करवा रही हूँ। आपको बताया था ना मैंने, स्कूल में आज फंक्शन है, तो चाची मुझे रेडी कर रही है। तुझे तैयार होना था तो मुझे बोल देती, मैं कर देती तेरा मेकअप। हाँ मम्मा, लेकिन आप तब काम कर रहे थे तो मुझे लगा डिस्टर्ब हो जाओगे, पर चाची ने बोला मैं तुझे तैयार कर देती हूँ, तो मैं चाची के पास आ गई। और आप ना मम्मा बहुत अलग तरीके से मेकअप करते हो, मुझे थोड़ा अलग चाहिए था। देखो चाची ने कितना अच्छा मेकअप किया है। मुझे अच्छी तरह पता है कि ये इसके पास इसलिए तैयार होने आई है क्योंकि इसे लगता है कि मुझे मेकअप करना नहीं आता। इस चक्कर में मीनाक्षी शाम को डार्क पिंक कलर की साड़ी पहनकर एकदम नई नवीली दुल्हन वाला मेकअप कर लेती है। उसके मेकअप का उसकी उम्र से कोई मैच ही नहीं हो रहा था। तभी बाहर से सासू माँ की आवाज आती है। अरे मीनाक्षी बहू, तुम्हारी बुआ जी आई है, कहाँ हो तुम? आई मम्मी जी। अब देखना, आज सब मुझे देखेंगे तो पसीने छूट जाएंगे और कहेंगे मीनाक्षी बहू तू इस कंचन की जिठानी है, लेकिन फिर भी उम्र में इससे छोटी लग रही है। ये सोचकर खुश होती हुई मीनाक्षी बाहर जाती है, लेकिन उसे देखकर सब उसे देखते ही रह जाते हैं।
अरे भाभी, कहाँ जा रही हो आप? इतनी अच्छी साड़ी, वो भी रात को। अरे साड़ी छोड़, ये कैसा मेकअप किया है बहू तूने? तू कब से इतना ज्यादा डार्क मेकअप करने लग गई? ऐसा मेकअप तो बिल्कुल नई नवेली दुल्हन करती है ना। अरे मम्मी जी, मैं नई नवेली ना सही, लेकिन दुल्हन तो हूं ना। अब क्या मैं मेकअप भी नहीं कर सकती? अरे कर सकती है बहू, बिल्कुल कर सकती है, लेकिन बेटा मेकअप भी उम्र के हिसाब से अच्छा लगता है ना। अब यही मेकअप अगर कंचन बहू करती तो उसके ऊपर कितना अच्छा लगता। बुरा मत मानना, लेकिन तेरे ऊपर ना थोड़ा सा अजीब लग रहा है, उम्र के हिसाब से जच नहीं रहा। हाँ मीनाक्षी, इससे अच्छा तुम जो रोज मेकअप करती हो ना, वो तुम पर ज्यादा जचता है। हाँ मम्मी, आप तो बिल्कुल चाची जैसी लग रही हो। आप हर रोज जैसा मेकअप करती हो वैसा करो ना। अरे इस बात का क्या मतलब हुआ कि मैं कंचन जैसी लग रही हूँ? मेरा मन किया आज डार्क मेकअप करने का तो कर लिया। मीनाक्षी उस मेकअप में बहुत अजीब लग रही थी, लेकिन उसे बुरा ना लगे इसलिए किसी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। अगले दिन, वैसे कंचन बहू तुझे पता है, जब मीनाक्षी बहू घर में शादी करके आई थी ना, तो तेरी तरह बिल्कुल पतली सी थी, लेकिन अब उम्र के साथ साथ थोड़ा वजन तो बढ़ ही जाता है। अगर उसका वजन कम होता ना तो बिल्कुल तेरे जैसी लगती वो। और मीनाक्षी इत्तेफाकन वहां से गुजर रही थी और उसके कानों में ये बात पड़ जाती है। अब उसके दिमाग में यही बात घूमती रहती है, अच्छा तो मतलब मेरा वजन बढ़ गया है इसलिए मेरी उम्र ज्यादा लगती है। कोई बात नहीं, वजन ही कम करना है ना, कर लूंगी। एक बार वजन कम कर लिया तो उम्र में इस कंचन से भी छोटी लगूंगी। थोड़ी देर बाद कंचन किचन में जाती है, उसके पीछे पीछे मीनाक्षी भी किचन में आती है। अरे ये तुम क्या बना रही हो कंचन? सैलेड है दीदी, शादी के फंक्शंस में बहुत ज्यादा तला भुना खा लिया ना, अगर अभी ध्यान नहीं दूंगी तो वजन बढ़ जाएगा, इसलिए थोड़े दिन मैं डाइट पर ही रहूंगी। अच्छा अच्छा, ऐसे एक बात का बुरा मत मानना कंचन, लेकिन जब मैं तुम्हारी उम्र की थी ना तो वजन कम करने के लिए मुझे किसी डाइटिंग वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती थी। हाँ दीदी, लेकिन मेरी बॉडी ना थोड़ी जल्दी वेट गेन कर लेती है, इसलिए मुझे थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन मानना पड़ेगा, इस उम्र में भी आप बहुत फिट हो। इस उम्र से तुम्हारा क्या मतलब है? अरे तुमसे थोड़ी तो बड़ी हूं मैं, कोई 70 साल की बुढ़िया थोड़ी ना हो गई हूं। अरे दीदी, मेरे कहने का मतलब था आपने खुद को बहुत अच्छी तरह मेंटेन करके रखा है, वरना घर के साथ साथ खुद को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। मीनाक्षी अपने कमरे में आती है, पता नहीं कौन सा सैलेड खा रही थी, ऑनलाइन सर्च करके देखती हूँ। मैं भी आज से सैलेड खाऊंगी। एक बार ये जरा वजन कम हो गया ना तो सब मुझे देखते रह जाएंगे और बोलेंगे, अरे तुम कंचन की छोटी बहन हो क्या? मीनाक्षी सैलेड की रेसिपी देखकर चुपके से अपने लिए सैलेड बनाकर लाती है। मीनाक्षी अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी शाम को मनीष अपने ऑफिस से घर आता है। अरे आज तो आप जल्दी आ गए, लेकिन इस थैली में क्या लेकर आए हो? और भला मैं क्या ला सकता हूँ, तुम्हें गोलगप्पे पसंद है ना, तुम्हारे लिए वही लेकर आया हूँ, ये लो। क्या गोलगप्पे? नहीं, मैं अभी गोलगप्पे नहीं खा सकती। क्यों भाई, क्या हो गया? वैसे तो हर रोज बोलती हो मेरे लिए गोलगप्पे लेकर नहीं आते, आज लेकर आया हूँ तो तुम खाने से मना कर रही हो। वो आज ना मेरा पेट जरा ठीक नहीं है, इसलिए मेरा खाने का मन नहीं कर रहा। आप बाकी सबको दे दो ना, सब खा लेंगे। अच्छा ठीक है। मीनाक्षी बहाना बना देती है। तभी अगले दिन सुबह सुबह 5 बजे। जिम के लिए रेडी तो हो गई, जल्दी से निशा के पास चलती हूँ, वरना वो अकेले ही जिम चली जाएगी। मीनाक्षी की आवाज से मनीष की नींद टूट जाती है और उसे जिम के कपड़ों में देखकर वो बिल्कुल हैरान रह जाता है। अरे मीनाक्षी, अरे क्या पहन लिया तुमने, सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? आप भी ना, साफ साफ पता लग रहा है कि मैंने जिम जाने के लिए कपड़े पहने हैं, तो जिम ही जा रही होंगी ना। अच्छा मुझे बातों में मत लगाओ, वरना निशा अकेली जिम के लिए निकल जाएगी। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? अरे तुम्हें कब से जिम करना अच्छा लगने लगा? जब मैं तुम्हें पहले बोलता था मेरे साथ जिम चलो तो चलती नहीं थी। जिम तो छोड़ो, तुम्हें तो वॉक करना भी पसंद नहीं है। आज अचानक से जिम क्यों? मेरी मर्जी। नींद से उठकर भी कितना बोल लेते हो आप। अभी 1 घंटा और है आपके पास सोने के लिए, चुपचाप सो जाओ और मुझे जाने दो। मीनाक्षी जल्दी से बाहर पहुंचती है जहां निशा अपनी स्कूटी स्टार्ट कर रही थी। अरे रोक रोक निशा, मुझे भी तेरे साथ चलना है। है? मम्मी ये क्या, आप मेरे साथ जिम चल रही हो? हाँ, ज्यादा बातें करने का टाइम नहीं है, चल जल्दी से स्कूटी स्टार्ट कर। मीनाक्षी को देखकर उसकी बेटी निशा भी चौंक जाती है। इसलिए नहीं कि वो जिम जा रही थी,
लेकिन इसलिए क्योंकि उसे एक्सरसाइज करना कभी पसंद ही नहीं था। तभी कुछ दिन बाद, बहू कल घर में कीर्तन है तो सारी तैयारी हो गई है ना? जी मम्मी जी, हो गई है, बस स्पीकर शाम तक आ जाएंगे। सीता देवी अक्सर ही अपने घर में कीर्तन करवाया करती थी। अगले दिन सभी पड़ोसने कीर्तन में उसके घर आई। अरे घर में कीर्तन है और कोई नाच नहीं रहा? जा कंचन बहू, पहले तू ही जा। अरे नहीं आंटी जी, मुझे शर्म आती है। अरे बेटा, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? कीर्तन में तो सारी औरतें डांस करती हैं। कंचन बाकी औरतों के साथ डांस करने लगती है और उसे डांस करने का बहुत शौक भी था, इसलिए वो बहुत ही फुर्ती से डांस के स्टेप्स कर रही थी। देखो तो कंचन बहू कितनी फुर्ती से नाच रही है। तेरी दोनों बहुएं बहुत अलग है सीता। एक बहू को कितना भी कह लो, कभी नाचती नहीं। एक देखो कितने अच्छे तरीके से नाच रही है। अरे मीनाक्षी बहू की अब उम्र हो गई है। याद है ना, सत्तू भाई साहब के बेटे की शादी में बस 1 मिनट नाची थी और उसी में इसकी सांस फूल गई थी। उम्र का फर्क तो पड़ ही जाता है भाई। आपकी कहने का क्या मतलब है आंटी जी? अरे उम्र थोड़ी बहुत ही ज्यादा है मेरी इस कंचन से, बूढ़ी थोड़ी ना हो गई हूं मैं। वो तो उस दिन सत्तू अंकल के बेटे की शादी में मेरी जरा तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मुझे सांस चढ़ गई थी, वरना मेरे जितनी फुर्ती से तो कोई डांस कर ही नहीं सकता। आप देखना आप। मीनाक्षी चिढ़कर कंचन के साथ डांस करने के लिए जाती है। अब कंचन तो फुल स्पीड में डांस कर रही थी। उसकी स्पीड को मैच करने के लिए मीनाक्षी भी फुल स्पीड में डांस करना शुरू कर देती है और वो इतनी तेज घूमती है कि उसकी कमर की हड्डी ही बोल जाती है। हाय रे, मेरी कमर टूट गई रे। अरे दीदी, ये क्या हो गया आपको? आइए मेरे साथ चलिए, आपको सोफे पर बिठाती हूँ। अरे कुछ नहीं हुआ, जा, मैं खुद उठ जाऊंगी। मीनाक्षी कंचन का सहारा ना लेकर खुद उठने की कोशिश करती है और उसकी कमर में जो दर्द होता है वो फिर से जमीन पर जाकर गिरती है। अरे ये तो क्या कर रही है मीनाक्षी बहू? बेटा तुझे ज्यादा लग जाएगी, आकर सोफे पर बैठ जा। और जब तुझे पता है अब तेरी उम्र थोड़ी ज्यादा हो गई है तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए ना बेटा। अरे मम्मी जी, वो तो बस किसी का धक्का लग गया, वरना मैं ठीक से ही नाच रही थी। कोई बात नहीं दीदी, मैं आपके लिए पेन रिलीफ स्प्रे लेकर आती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है मुझे उसकी, ठीक हूँ मैं। मीनाक्षी सबके सामने अपने दर्द को छुपाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन बेचारी ऐसा कर नहीं पाती। तभी कुछ दिन बाद जीतू और कंचन अपने हनीमून के लिए गोवा चले जाते हैं और अपनी पिक्चर्स अपलोड करते हैं। देखो तो मम्मी, चाची कितनी अच्छी लग रही है ना इन कपड़ों में। जीन्स टॉप पहनकर लगी नहीं रहा कि चाची की शादी हो चुकी है। एक तो चाची वैसे भी यंग है और इन कपड़ों में और छोटी लग रही है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, अगर मैं ऐसे कपड़े पहन लूं ना तो उम्र में इससे भी छोटी लगूंगी। वाह मम्मी, कितना सही मजाक करते हो आप। अब फिर से उम्र वाली बात बीच में आ गई। अगले दिन निशा के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी और मीनाक्षी अब मीटिंग में जाने के लिए रेडी हो गई, लेकिन उसने जो पहना उसे देखकर तो निशा के होश उड़ गए। अरे मम्मी, ये क्या पहन लिया आपने? हम किसी ट्रिप पर जा रहे हैं क्या? क्यों, ट्रिप पर जाते हैं तभी जींस टॉप पहनते हैं क्या? नहीं मम्मी, लेकिन कपड़ों को देखकर ऐसा लग रहा है आप पक्का किसी ट्रिप पर जा रही हैं। और ऊपर से ये सनग्लासेस, आज तो बाहर इतनी धूप भी नहीं है। और ये बालों में कैसा बैंडेना लगाया है आपने? तुझे अभी फैशन के बारे में कुछ नहीं पता। तेरे स्कूल जाने का टाइम हो रहा है ना, चल चलते हैं वरना मीटिंग खत्म हो जाएगी। मम्मी प्लीज आप ये कपड़े चेंज कर लो ना, बहुत अजीब लग रहा है। मतलब ये ना आपकी फिटिंग के भी नहीं है, ऊपर से आपने हाई हील्स भी पहन ली है। आपको ना ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लगती, क्यों पहनी आपने? यंग लोग कंफर्ट नहीं देखते, ठीक है चल अब। मीनाक्षी इसी तरह निशा के साथ उसके स्कूल में जाती है, लेकिन उसे इस तरह देखकर सबके हंसी निकल जाती है। ओह मिसेस मीनाक्षी, आप तो बिल्कुल पहचान ही नहीं आ रही। क्या मतलब? मैं आपकी बात समझी नहीं मैम। अरे आपने ये ऐसे कपड़े पहने तो मुझे लगा आप किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में 20-25 साल की लड़की बनी होंगी। ऐसे बनकर तो वही रहती हैं। ऐसा जरूरी तो नहीं है ना टीचर कि ऐसे कपड़े सिर्फ 20-25 साल की लड़कियां ही पहने, और वैसे भी मेरी उम्र भी उनसे बस थोड़ी ही ज्यादा है। लगता है आज मीनाक्षी जी कुछ ज्यादा ही अच्छे मजाक के मूड में है। आप कह रही हैं कि आपकी उम्र 20-25 साल की लड़कियों से कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। आपकी खुद की बेटी 12th पास कर रही है, उसकी खुद की उम्र 18 साल है। आप बिना मीनाक्षी जी आज बिल्कुल मजाक के मूड में आई है।
मीनाक्षी की बातों पर वहां पर जितने भी टीचर्स और पेरेंट्स बैठे हुए थे सब हंसने लगते हैं, जिससे मीनाक्षी को तो उनकी बातों का बुरा लगता ही है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बुरा निशा को लगता है। मीटिंग खत्म होने के बाद वो दोनों ऑटो ढूंढने के लिए निकलते हैं, लेकिन हाई हिल्स पहनी होने की वजह से मीनाक्षी का पैर मुड़ जाता है। मेरा पैर मुड़ गया। मम्मा लाओ, अपना हाथ मुझे दो। ऑटो वाले भैया जल्दी से यहाँ पर आओ। ऑटो वाला जल्दी से वहां आता है। निशा और वो मिलकर मीनाक्षी को ऑटो में बिठाते हैं। आपके पैर पर तो सूजन आ गई मम्मी। क्या जरूरत थी आपको हाई हिल्स पहनने की? जब आपको इनमें कंफर्टेबल लगता ही नहीं तो आपको अपनी फ्लैट सैंडल्स पहननी चाहिए थी ना। अरे कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। घर जाकर इस पर स्प्रे लगा लूंगी, सब ठीक हो जाएगा। नहीं मम्मा, कुछ दिनों से बहुत बदल गई हो आप। पहले आप कितनी अच्छी तरह बनकर रहती थी, लेकिन अब आप मुझे मेरी मम्मा जैसी नहीं लगती, बिल्कुल चाची जैसी बन गई हो आप। चाची भी अपनी जगह अच्छी लगती है, लेकिन आपकी एक अलग पर्सनालिटी है जो मुझे बहुत पसंद है। वो अब मुझे आपके अंदर नजर ही नहीं आती। क्या मतलब? मतलब ये कि आप पहले कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनती थी, उसमें आप कितनी सुंदर लगती थी और कितना प्यारा सा मेकअप भी करती थी। अब तो पता नहीं आपको क्या हो गया है, एकदम अलग हो गई हो आप। ऐसा लगता है आपने कोई नया रूप ले लिया है। बुरा मत मानना, लेकिन मुझे आपका ये नया रूप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरी मम्मा पहले जैसी थी, मुझे वो वैसी ही अच्छी लगती है। सिर्फ मुझे ही नहीं, आप सभी को वैसी ही अच्छी लगती हो। प्लीज आप फिर से वैसी ही बन जाओ, मेरी ग्रेसफुल मम्मा। निशा की बातों से मीनाक्षी को रियलाइज होता है कि वो देवरानी जेठानी के चक्कर में, अपनी असली उम्र को छुपाने के चक्कर में अपनी रियल पर्सनालिटी को खोती जा रही थी। पेरेंट्स मीटिंग में सबकी बातों ने और निशा के समझाने से मीनाक्षी को ये बात समझ में आई और उसने अपनी उम्र के इस पड़ाव को एक्सेप्ट किया। पहले वो जैसी रहती थी, अब उसने फिर से वैसे ही रहना शुरू किया और जितनी तारीफ घर में छोटी बहू कंचन की होती थी, अब उससे कहीं ज्यादा तारीफ घर में बड़ी बहू मीनाक्षी की होने लगी। शीला अपने तीनों पोते पोतियों के साथ बैठी है और उन्हें एल्बम में कुछ दिखा रही है। ये देखो बच्चों, ये तुम्हारे दादाजी और ये है उनके पिताजी यानी कि मेरे ससुर जी, और ये है ससुर जी के पिताजी की फोटो। ये हमने उस समय निकलवाया था जब बड़े बड़े कैमरा हुआ करते थे, आज की तरह नहीं। ये हाथ में लिया और सेल्फी ले ली। दादी, सारे दादाजी एक जैसे क्यों लग रहे हैं? अरे एक जैसे तो लगेंगे ही ना, एक ही खानदान के जो है बेटा। तुम दोनों भी उनके जैसे ही लगोगे जब बड़े हो जाओगे। इसका मतलब जो एक खानदान के होते हैं वो एक जैसे होते हैं? हाँ बिल्कुल, एक ही खून होने की वजह से एक जैसे ही दिखते भी है। तुम्हारे पापा की तो हर आदत और पसंद भी अपने दादाजी जैसी थी। इसका मतलब है कि मैं भी आपके जैसी हो जाऊंगी दादी जब बड़ी हो जाऊंगी? हो भी सकता है पिंकी ऐसा। नहीं नहीं, मुझे आपके जैसा नहीं होना। सारा दिन चिक चिक करती रहती हैं आप। बदमाश, मैं कहाँ चिक चिक करती हूँ कभी। अरे चिंटू, पिंकी, खाना खाया तुम लोगों ने? अरे कहाँ से खाएंगे, अभी तो तुमने पूछा है। पता नहीं ध्यान कहाँ रहता है तुम दोनों का। देखा, अभी शुरू कर दी चिक चिक दादी ने। ऐसा नहीं कहते पिंकी। चलो बच्चों, खाना खा लो, जाओ। मम्मा, मुझे वो कार्टून चला कर दो ना प्लीज। हाँ हाँ चलो, मैं लगा देती हूँ, आ जाओ। सारा दिन कार्टून देखता रहता है बस। दादी, सारा का देखता हूँ, बस थोड़ी देर तो देखता हूँ। पूरा दिन तो स्कूल और ट्यूशन में ही चला जाता है। हाँ माँ जी, बच्चे हैं, थोड़ा सा मनोरंजन तो इन्हें भी चाहिए ना। आजकल की लड़कियों को सब आसान काम चाहिए कि हम अपना मोबाइल चलाएं और हमारे बच्चे टीवी देखते रहे। अरे हमारे जमाने में तो हम बच्चों को पीठ पर बांध कर काम करते थे। चलो फिर हम भी चढ़ते हैं दादी की पीठ पर। आ जाओ सब। अरे अरे बच्चों, मेरी जान निकल जाएगी, क्या कर रहे हो, उतरो। नहीं, हम भी अब यहीं बैठकर मजे करेंगे पापा की तरह। अरे दिव्या बहू, इन्हें ले जा, मेरी जान निकाल देंगे ये बच्चे। अरे जाओ जाओ, कार्टून देखो, जाओ। चलो बच्चों, आ जाओ। शीला की 2 बहुएं थी और 3 पोते पोतियां। वैसे हर दादी की तरह और सास की तरह शीला भी अपने ज़माने की बातें बहुओं को ज़रूर सुनाया करती थी कि हम तो बच्चों के साथ ऐसा करते थे, वैसा करते थे। लेकिन दिव्या और निशा फिर भी अपने तरीके से ही बच्चों को पालती थी। भाभी,
आपने क्या बनाया है आज खाने में? मैंने ना आज दाल चावल बनाए हैं और बच्चों के लिए पास्ता। अरे भाभी, बच्चों को हेल्दी खाना खिलाया कीजिए ना, उनकी सेहत के लिए अच्छा है। वैसे भी आजकल बच्चे बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं। अरे बच्चे हैं, इस उम्र में भी उन्हें सब कुछ ना खाने दे तो कब खाएंगे? पर भाभी, उनके लिए ये पास्ता, मैगी, बर्गर ये सब अच्छा नहीं है। मेरे गोलू को देखिए, मैं कभी ये सब बना के ही नहीं देती। उसे तो मैं हेल्दी खाना ही देती हूँ हमेशा। हाँ वो बात सही है, लेकिन मैं कौन सा बच्चों को बाहर का खाना दे रही हूँ? घर में ही तो बना के देती हूँ सब कुछ। और उनका बचपन उन्हें जीने देना चाहिए। हम भी तो कितनी सारी चीजें खाते थे बचपन में, है ना? तब की बात अलग थी भाभी, तब इतनी सारी बीमारियां नहीं थी। अरे कुछ नहीं होता, तुम खामखा चिंता कर रही हो। आपकी मर्जी, मैं तो अपने गोलू को ना दूं ये सब। ठीक है चलो, अब टेबल पर खाना लगा दो, सब लोग आ गए हैं खाने के लिए। अरे ये बच्चे क्या खा रहे हैं? माँ जी, मैंने बच्चों के लिए पास्ता बनाया है। आपको पता है ना, वो दाल चावल खाने में कितने नखरे करते हैं। अरे दाल चावल में ही तो शक्ति है, इस पास्ता में थोड़ी ना है। माँ जी, इसमें भी सारी सब्जियां डाली हैं, जिसमें उनको पौष्टिक तत्व मिल जाएंगे। दिव्या, तुम बच्चों को बहुत छूट दे रही हो। सच में ऐसे तो वो और बिगड़ते जाएंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं है, अब जो बच्चे खाते हैं वही तो बनाऊंगी ना मैं। मैंने तो गोलू के लिए रागी का थेपला बनाया है, जिससे उसे सारे प्रोटीन्स मिल सके। भाभी, चिंटू की आंखों को क्या हुआ? कब से देख रहा हूँ आंख मसले जा रहा है। इसकी आंखों से पानी भी आ रहा है कब से। हाँ अनुज सही कह रहा है, कुछ हुआ है क्या इसकी आंखों को? नहीं तो कुछ भी नहीं हुआ, कल ना मैं डॉक्टर को दिखा लाती हूँ। इसकी आंखों को देखकर लग रहा है कि इसे चश्मा आने वाला है। क्या? चिंटू को इस उम्र में चश्मा? हे भगवान! हम कल ही डॉक्टर के पास जाते हैं और दिखा लाते हैं इसे। हाँ ठीक है। निशा का अंदाजा सही था। डॉक्टर को दिखाने के बाद पता चला कि चिंटू को चश्मा लग गया है। उसके घर आते ही सबकी नजरें अब चिंटू पर ही टिक गई और उंगली उठने लगी दिव्या पर। देखो भाभी, मैं कहती थी आपको कि इसे ज्यादा टीवी मत देखने दीजिए। देखिए, अब लग गया ना चश्मा। हाँ, जब देखो कार्टून चला के दे देती थी, लग गया ना चश्मा अब। अरे माँ जी, मैंने कब इसे बार बार टीवी चला के दिया है? मैं तो बस थोड़ी देर के लिए ही देती थी। अब वो तो बच्चे देखेंगे ही ना। भाभी, मैं अब भी कह रही हूँ, इसे पौष्टिक आहार खिलाइए, वरना आगे चलकर पिंकी को भी लग सकता है चश्मा। मैं इन दोनों को पौष्टिक आहार ही खिलाती हूँ, लेकिन बच्चों को हर वक्त पौष्टिक तो नहीं खिला सकते। देखो अभी भी ये बहस किए जा रही है। अरे तुझे ध्यान रखना चाहिए बहू। माँ जी, मैं इन दोनों का पूरा ध्यान रखती हूँ, और वैसे भी चिंटू की पापा को और अनुज को भी तो चश्मा है ना। इसका मतलब आप भी उनका ख्याल नहीं रखती थी? अरे उस वक्त तो टीवी इतनी होती ही नहीं थी, ये तो दोनों पढ़ाई ज्यादा करते थे इसलिए चश्मा लग गया उन्हें। लेकिन चिंटू तो इतनी पढ़ाई भी नहीं करता, इसका मतलब आंखें टीवी देखने की वजह से ही खराब हुई है इसकी। अभी भी देखो ना कैसे टीवी में कार्टून देख रहा है। अरे वो थक कर स्कूल से आया है, थोड़ी देर तो टीवी देखेगा ना, इसमें बुराई क्या है? आपकी मर्जी भाभी। गोलू, चलो, तुम्हें टीवी नहीं देखनी बेटा, समझे? मैं तुम्हारे साथ खेलती हूँ। चिंटू को चश्मा लगने से सारी उंगलियां दिव्या पर ही उठने लगी थी। हालांकि उससे तो नहीं लग रहा था कि इसमें उसकी कोई गलती है, लेकिन अब पिंकी को भी चश्मा लगा। फिर तो सारे घर वालों ने जैसे उसे चक्रव्यूह में घेर लिया। दिव्या, तुमने पिंकी का भी ध्यान नहीं रखा। देखो अब उसे भी चश्मा लग गया। अरे चिंटू तो फिर भी लड़का है, लेकिन पिंकी तो लड़की है, उसकी तो खूबसूरती ही बिगड़ गई। अब शादी में कितनी तकलीफ होगी, कौन लेगा चश्मे वाली बहू? अरे माँ जी, आजकल सबको चश्मा लग जाता है, आप दोनों को भी तो है। इसमें हम लोग शादी की बात क्यों कर रहे हैं? भाभी, लेकिन ये दोनों अभी छोटे हैं, ऐसे में आपको इनका ध्यान रखना चाहिए था। मैंने कहा था इन्हें ज्यादा टीवी मोबाइल मत दो। अरे मैंने इन्हें कभी मोबाइल नहीं दिया, बस ज्यादा से ज्यादा कभी कभी गेम खेल लेते हैं। भाभी, आप मानो या ना मानो, लेकिन आपकी गलती तो है। गोलू को देखो ना, टीवी देखता है ना ही मोबाइल। हर वक्त मैं उसे एक नई एक्टिविटी करवाती हूँ, पौष्टिक खाना खिलाती हूँ। चिंटू और पिंकी की तरह नहीं, जो मन किया वो खिला दिया। इसे हरी सब्जियां खिलाती ना तो ऐसा नहीं होता। अब से चिंटू और पिंकी हरी सब्जियां खाएंगे और ना ही मोबाइल देखेंगे और ना ही टीवी। बच्चों पर इतना सख्त होना सही नहीं है, आप समझ नहीं रहे। अरे बस आकाश ने कह दिया ना, अब से ऐसा ही होगा। दिव्या की बात कोई सुनने को तैयार नहीं था। घर में बच्चों के थोड़ी देर टीवी देखने पर भी बंदिश लगा दी गई, जिससे बच्चे और भी ज्यादा चिड़चिड़ हो गए।
मम्मी सारा दिन पढ़ाई करके हम थक जाते हैं, प्लीज थोड़ी देर टीवी देखने दो ना। बेटा मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम्हारे पापा ने मना किया है। मम्मी बस हम थोड़ी ही देर देखेंगे टीवी, पक्का। सॉरी बेटा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। सच में तुम्हारे पापा और दादी को पता चल गया ना तो वो मुझे ही सुनाएंगे। दिव्या बच्चों की हालत समझ रही थी, लेकिन घर वालों को समझा नहीं पा रही थी। लेकिन इन सब के बीच एक और चीज हुई जिससे सारा घर परेशान हो गया। अरे गोलू को चश्मा कैसे लग सकता है? वही तो देखिए ना माँ जी, वो तो टीवी भी नहीं देखता, पौष्टिक खाना भी खाता है, फिर भी उसे चश्मा लग गया कैसे? वो इसकी वजह से। अरे तो ये एल्बम क्यों लाई है? आप इसमें देखिए ना, हमारे ससुर जी, उनके पापा सबको चश्मा है। अरे इससे क्या लेना देना? जब गोलू को चश्मा लगा तो मैं डॉक्टर से मिलने गई थी। उन्होंने कहा कि इसकी वजह ज्यादा टीवी देखना या प्रोटीन की कमी नहीं है, बल्कि ये हेरिडिटरी है, यानी जिसे हम हिंदी में कहते हैं ना वारसागत। जो आदत या गुण हमें पुरखों से मिला हुआ होता है और पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। इसलिए आकाश और अनुज को भी चश्मा है और इनके बच्चों को भी है। और हम समझ रहे थे कि ये सब टीवी देखने की वजह से है। एक माँ अपने बच्चों के लिए कभी गलत डिसीजन नहीं लेती, चाहे मैं उसे थोड़ी देर टीवी देखने दूँ या कुछ बाहर खेलने भेजूँ, या फिर निशा ही क्यों ना हो जो अलग तरीके से पालना चाहती है। एक माँ जानती है कि उसके बच्चे के लिए क्या सही है और क्या गलत। आई एम सॉरी भाभी, मैंने पता नहीं आपको क्या क्या सुना दिया। कोई बात नहीं। और मैं भी सॉरी बहू, पता नहीं क्यों मेरी आदत जाती ही नहीं चिक चिक करने की। दादी वो भी लगता है पीढ़ी दर पीढ़ी चलती ही जाएगी। नहीं नहीं, मैं दादी की तरह चिक चिक नहीं करूंगी, समझे? हाय रे, बहू ने तो पूरी की पूरी छत लौकी से भर दी है। क्या करे जी? कुछ नहीं, बस जैसे गांव में खेतों में आग लग जाती थी ना, वैसे ही छत पर कुछ करना होगा। अब क्या था, बहू की लौकी से परेशान सास ससुर ठान लेते हैं कि वो लोग किसी भी तरह लौकी की खेती को तबाह कर देंगे। लेकिन बहू थी कि माँ जी एक खुशखबरी है। पर सास तो कोई इंटरेस्ट नहीं लेती, क्योंकि उसे तो खुशखबरी पता है कि क्या हो सकती है। वही लौकी की कोई नई डिश बनाई होगी। रहने दे बहू, हमें नहीं खानी तेरी खुशखबरी। कैसी बात कर रही है माँ जी, घर में फूल खिलने वाला है, आप जानती है इसका मतलब? हाय रे, सास इसका मतलब न जानी ये कैसे हो सकता है? पता है बहू, पता है। तू ये कहना चाह रही है कि हमारे आंगन में, हाँ, और छत में भी फूल खिलने वाला है माँ जी। नया फूल यानी नया मेहमान। अरे बहू जीती रहे, खुश रहे। मैं तो कहती हूँ अब बार बार छत की सीढ़ियाँ चढ़ना बंद कर दे। मैं अभी तेरे ससुर जी को बोल देती हूँ तेरी लौकी की खेती का ख्याल रखे, क्योंकि तू तो अपना ख्याल रखेगी ना। जी माँ जी, मैं तो अपना भी रखूँगी और उस फूल का भी रखूँगी। और अगर मैं ही छत पर ना गई तो लौकी की नई बेल में जो फूल आ रहा है उसका ख्याल कौन रखेगा? सास हैरान कि बहू रानी ये क्या बात कर रही हो, कहाँ, किसने, कौन सा फूल? बहू सास के मन की बात जान लेती है और जोर जोर से हंसने लगती है। कौन सा फूल समझ लिया था आपने? माँ जी, मैं तो लौकी के फूल की बात कर रही हूँ। सास गुस्से से पैर पटकती वहां से निकल जाती है। पूरे मूड की माँ बहन कर दी इसने। तभी कहीं से पड़ोसन की आवाज आती है। अरे बहू, वो तो दूर से दिखता है कि तुमने लौकी लगा रखी है। वो क्या है ना, मीरा के पापा को मलेरिया हो गया है। डॉक्टर ने ताज़ी लौकी की सब्जी खाने को कहा है, तो जरा रोज 2 लौकी दे दिया करना। हाँ हाँ, क्यों नहीं बहन जी, सारी ले जाइए, हम तो खा खा कर थक गए हैं। सारी ले जाइए। वाह माँ जी, आप तो जानती हैं कि मेरी पसंद सिर्फ लौकी ही है, फिर भी ऐसी बात कर रही हैं। ना जी ना, आंटी जी 1 लौकी मैं दे सकती हूँ, वो भी बीमारी का बहाना लेकर आप आई हैं ना, इसलिए। पड़ोसन भी 1 लौकी में तैयार हो जाती है। फिर एक दिन वो भी आता है जब छत पर सिर्फ 1 ही लौकी लगी थी। ए जी, खुशखबरी है, आज छत पर सिर्फ 1 ही लौकी लगी है, और वो भी बीमार पड़ोसी को जाएगी। आज तो हम लोगों को कुछ और खाने को मिलेगा। हाँ,
भाग्यवान, ये तो सच में खुशखबरी है। लेकिन ये क्या, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो जाती है, लेकिन रोज वक्त पर लौकी लेने आने वाली पड़ोसन आज न जाने कहाँ मर गई। लोगों को तो पति की बीमारी से भी कोई लेना देना नहीं। अरे बीमार पति को लौकी नहीं देना क्या इस मरी पड़ोसन ने? अरे किसी काम से नहीं आ पाई होगी। लाओ तोड़कर मुझे दे दो, मैं देकर आता हूँ लौकी। हाँ माँ जी, पर आज तो एक ही लौकी है। अरे तो क्या बीमार आदमी ना खाए हैं? अरे एक तेरी लौकी से किसी की जान बचती है तो नहीं बचानी क्या जान उसकी, बता दे मुझे। बहू भी मन मार कर लौकी दे देती है। ससुर जी लौकी लेकर जा रहे थे कि बहू पीछे से आवाज देती है, ससुर जी रुक जाइए। ससुर को लगता है कि कहीं बहू का विचार तो नहीं बदल गया, कहीं वो लौकी देने से मना तो नहीं करेगी। ससुर बहू की एक नहीं सुनता और जल्दी जल्दी घर से बाहर निकल जाता है। क्या हो गया बहू, कैसी है तू? क्यों लौकी देने से इतना कतरा रही है? माँ जी ये बात नहीं है, मैं तो सिर्फ ससुर जी को ये कहना चाह रही थी कि लौकी देने के बाद घर में कोई सब्जी नहीं बचेगी तो कोई हरी सब्जी ही लेते आइएगा। लेकिन उन्होंने तो मेरी एक ना सुनी। अरे बहू ये बात थी। अरे तो जोर से चिल्ला कर बोल देती ना, क्यों नहीं बोला? अब क्या होगा? होगा क्या, अब वही कल की लौकी खानी पड़ेगी जो रात में बनाई थी। चलिए, मेरी आज सब्जी बनाने की ड्यूटी से छिट्टी। अरे फूटी किस्मत। कहते हैं ना, भाग्य में लिखी हो लौकी तो कहाँ से आए गोभी। कहावत भले ही सही ना लगे, लेकिन आप तो जनाब भाव पकड़िए कहानी का। अब अगले रोज, बहू वो सुमित के बॉस के घर खाना है, बुला रहे हैं हमें। याद है ना कौन से बॉस? आप लोगों को तो याद है ना, वो बॉस जिसकी बीवी को लौकी खिला खिला कर इसने पति की नौकरी छुड़वा दी थी। लेकिन सरकारी नौकरी लगने के बाद हमारी तोरी बहू के पति का एक्स बॉस भी ठीक हो गया था। अब आगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, उनके घर तो जाना ही चाहिए खाना खाने के लिए। लेकिन सुनिए जी, जैसे उन लोगों ने शर्त रखी थी ना, खाने में लौकी नहीं होनी चाहिए, आप भी बोल दो साफ साफ, लौकी के बिना कुछ नहीं बनना चाहिए। आखिर अब हम लोग भी तो बराबर के हो गए हैं, क्यों? खैर, बात हो जाती है और ये परिवार जाता है बॉस के घर खाना खाने के लिए। अरे भाभी जी आइए आइए, कैसी हैं आप? अब भी आप लौकी ही खाती हैं या आपके शौक बदले थोड़े थोड़े? तोरी बहू तो पूरी ऐंठ में थी, वो किसी से कम थोड़ी ना थी। मेरे शौक क्यों बदले? शौक बदले मेरे दुश्मन की। वैसे खाने में लौकी है ना? हाँ हाँ भाभी जी, मुझे याद है, आपने तो मुझे पानी भी लौकी के फ्लेवर का पिलाया था, तो आपको मैं कैसे लौकी से दूर रख सकती हूँ? सभी खाना खाते हैं। सास धीरे से पति को कहती है, देखो जी कितना अच्छा है ना, कम से कम इसी बहाने लौकी से तो छुटकारा मिला। सही बात है भाग्यवान, मैं तो लौकी की ओर देख भी नहीं रहा हूँ। अरे भाभी जी, आपके लिए स्पेशल लौकी बनाई है मैंने। वो क्या है ना, इसलिए थोड़ी सी ही बनाई क्योंकि कोई और तो खाता भी नहीं। ये सस्ती सी गरीबों वाली सब्जी है ना, इसलिए। अच्छा, सस्ती ही सही, लेकिन सेहत के लिए लाजवाब है लौकी। ना खाए कोई मेरी बला से। लाइए, मुझे पकड़ाइए ये डोंगा। बस फिर क्या था, लग जाता है खाना। सब खाना पीना खाकर जा रहे थे कि बॉस की बीवी जोर जोर से हंसने लगती है। सभी हैरान कि भाई क्या हो गया। अरे क्या हो गया, क्यों मंत्रा के जैसे हंसी जा रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसी। अच्छा आना फिर, ओके। सभी घर आते हैं, रात होती है और सभी सो जाते हैं कि अचानक से, हाय रे मेरा पेट क्या हो गया? क्या हो गया? अरे क्या हो गया, रो क्यों रही हो? पता नहीं क्या हो गया, पेट दर्द के मारे फटा जा रहा है। न जाने उस बॉस की बीवी ने क्या क्या मिला रखा था खाने में। उन पर क्यों शक कर रही हो? भाभी जी ने तो तुम्हारे लिए स्पेशल लौकी बना रखी थी। लेकिन जाते वक्त उनकी हंसी सब बता रही थी। कैसे कैसे उन्होंने पिछली बार का बदला लिया। हाय रे मेरा पेट,
डॉक्टर के पास ले चलो। पति बीवी को लेकर डॉक्टर के पास जाता है, जहां इनको किसी चीज़ में मिलाकर जमाल घोटा दिया गया है। अब तो 2 दिन तक इनका पेट अपसेट ही रहेगा। लग रहा है किसी ने बदला लिया है किसी बात का। लेकिन जिस भी चीज़ में मिलाकर खिलाया गया है ना, वो अब ये कम से कम 4 महीने ना खाए, वरना इन्फेक्शन बढ़ सकता है। मैं ना कहती थी तुम्हारे बॉस की बीवी ने ही बदला लिया है, लौकी में जमाल घोटा मिलाकर। अच्छा, लौकी में मिलाया था, तो लौकी 4 महीने नहीं खाने। हाँ, घर आकर पति माँ और पिता को सारी बात बताता है। माँ दौड़कर किचन में जा रही थी कि कहाँ जा रही है माँ जी? वो कल लौकी नहीं बनेगी ना, तो छोले भिगो देती हूँ बहू। कल तो हम छोले भटूरे खाएंगे जी।